बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे पहले हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिए थे और कल के जो लेक्चर में अपलोड होगा इसका लेक्चर वो एमसीक्यूज़ होगा चैप्टर 21 के। और इस नोट्स में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें शामिल नहीं भी हैं, जैसे मेज़ोन है, बरियोन्स हैं, यानी पार्टिकल फिज़िक्स से रिलेटेड पोर्शन इसमें नहीं है। लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है, ठीक है, वो आपने खुद पढ़ लेना है। मैं जब एमसीक्यूज़ बनाऊंगा उससे रिलेटेड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। क्योंकि वो पार्टिकल इसलिए कह रहा हूँ, वो पास पेपर में आया भी हुआ है और उसमें से लास्ट जो एफएससी की बुक है, एफएससी की बुक का जो सेकंड ईयर की बुक है उसका लास्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, वो उसमें से एमसीक्यूज़ बने हुए हैं पास पेपर में, तो वो पार्टिकल फिज़िक्स में आते हैं, तो उनको आपने पढ़ लेना है। अच्छा, इसमें देखें न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूज़ करते हैं हम टू स्मॉलर न्यूक्लियाई को। जैसे ये ड्यूट्रियम है और ये भी ड्यूट्रियम है। टू ड्यूट्रियम को हम मिलाएंगे तो एक हीलियम 4 बनेगा और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। और यहाँ पे न्यूक्लियाई विद लो मास शोज फ्यूजन रिएक्शन टू अटेन स्टेबिलिटी। जो न्यूक्लियाई लो मास होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ मोर एनर्जेटिक देन फ्यूजन फिशन। एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो फ्यूजन होता है ये फिशन से ज़्यादा एनर्जी मिट कर रहा होता है। और एनर्जी पर न्यूक्लियन ई ओवर ए, एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आती है, 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और सन की बात करें तो हाइड्रोजन 35% है, हीलियम 65% एंड अदर गैसेस 1% है। कोर टेम्परेचर ऑफ सन इज़ 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और ये बनता है केल्विन में 1.5 10⁻7 केल्विन। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज़ 5, सरफेस टेम्परेचर जो सन का है वो 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और पावर रेट ऑफ सन, पावर रेट ऑफ सन, सन से जो लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो है 3.9 10⁻26 वाट है। इन हॉट स्टार लाइक सन फ्यूजन इज़ डन बाय सीसी और पीपी साइकिल्स। और इसमें जो रिएक्शन हो रहा होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं एनर्जी पर साइकिल। जो एनर्जी पर साइकिल आ रही होती है वो कितनी है, 26.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये सन में जो रिएक्शन हो रहा है इसमें पर साइकिल में एक साइकिल हो रहा होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिएक्शन होता है इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन पी साइकिल मीन प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिएक्शन होता है 26.2 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। और ये रिएक्शन दिए हुए हैं, एक प्रोटॉन से मिलता है तो ड्यूट्रॉन बनता है और बीटा इलेक्ट्रॉन मिट हो रहा है और न्यूट्रिनो मिट हो रहे हैं, ये न्यूट्रिनो का साइन है। और साथ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। और इसी तरह फिर ये ड्यूट्रॉन एक और प्रोटॉन से मिलेगा तो ट्रीटियम बनेगा। गैमा मिट होगी 5.4 और मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिट हो रही है। अब क्या होगा, ये जो ट्रीटियम प्रोड्यूस हो रहा है, ये ट्रीटियम अब इसमें कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे पास 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखें नेक्स्ट जो इधर दिया हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन से मिलकर ड्यूट्रियम बन रहा है। ठीक है, सेम रिएक्शन लिखा हुआ है और ड्यूट्रियम से मिल रहा है तो ट्रीटियम बन रहा है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला रिएक्शन देखें, इसमें लिखा हुआ है हीलियम 3 से मिल रहा है तो हीलियम 4 बन रहा है। और साथ यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इस पे यहाँ पे ये जो ड्यूट्रियम प्रोटियम से मिल रहा है तो इधर H23 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये हीलियम 3 है। तो इधर आप करेक्शन कर लेंगे, ये H नहीं है बल्कि ये He है, मतलब हीलियम 3 प्रोड्यूस होगा। और फिर इसी तरह यही रिएक्शन दोबारा हो रहा है। ठीक है, तो इधर एक और हीलियम 3 बनेगा, ये जो ना H नहीं है, H23 नहीं है, He23 है, हीलियम 3 आइसोटोप्स हैं। और ये जो 2 हीलियम बनेंगे, हीलियम 3 बनेंगे, ये दोनों अब ये लास्ट रिएक्शन में मिलेंगे तो क्या होगा, ये हीलियम 4 बन जाएगा न्यूक्लियस और 2 प्रोटॉन मिट होंगे H111, ये 2 प्रोटॉन मिट होंगे, साथ 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी
रिलीज़ हो रही है। ये जो मैंने रिएक्शन बताया ना, इसको आपने टेक्स्ट बुक से एक दफ़ा पढ़ लेना है। टेक्स्ट बुक पे ये पेज नंबर 248 एंड 249 पे ना ये इसके दो छोटे से पैराग्राफ दिए हुए हैं। इन दोनों पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और ये जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, इन पैराग्राफ में एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की बात की हुई। फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है, पर न्यूक्लियन एनर्जी होती है 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो फिशन की बात करते हैं, हमने लास्ट में देखा था फिशन रिएक्शन में पर न्यूक्लियन एनर्जी आती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्यूजन में 6.4 है, तो मच ग्रेटर है फ्यूजन में एनर्जी। तो फ्यूजन से अगर हम एनर्जी गेन करें तो मोर होती है फिशन रिएक्शन से। अकॉर्डिंग टू जो एफएससी बुक लिखा हुआ है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास जो पीपी चेन रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी मिट हो रही होती है वो 25.7 एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, और इधर 26.2 है और बुक में 25.7 दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये रिएक्शन आपने देख लेने हैं। और ये जो दिया हो ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये यानी नेगेटिव बीटा और पॉजिटिव बीटा मिल रहे हैं, तो 2 गैमा मिट हो रहे हैं, साथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन साथ साथ चल रहा होता है। इधर जो साथ ये ऊपर वाली इक्वेशन देखें, ये न्यूट्रिनो मिट होता है, और न्यूट्रिनो जब एफएससी की बुक में देखते हैं तो वहाँ पे मेंशन नहीं किया होता, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है न्यूट्रिनो प्रोड्यूस साथ हो रहा होता है। और जो न्यूट्रिनो होता है ये पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका मैस वेरी स्मॉल होता है, निग्लिजिबल है, जिसको हम ज़ीरो कह सकते हैं, निग्लिजिबल मैस होता है, और इसका चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है लेकिन न्यूट्रिनो पे ज़ीरो चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसमें ना ये पार्ट न्यूक्लियर फिज़िक्स के जो लास्ट टॉपिक है इसमें पॉइंट्स कम हैं, आपने ना ये टेक्स्ट बुक को ज़रूर रीड करना है, इसमें मोर पॉइंट्स देखने हैं, साइड वाली इंफॉर्मेशन एक दफ़ा देख लेनी है और थोड़ा सा डीपली इसको देख लेना है। ठीक है, वैसे भी जो मैं पॉइंट्स इधर पढ़ा रहा होता हूँ इन नोट से, तो आप बुक निकाला करें और उस बुक से क्या किए करें, रिलेटेड पॉइंट्स मोर साथ उसको देख लिया करें। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था चैप्टर नंबर हमारे पास 21। अब इसकी एमसीक्यूज़ हमने करनी है, तो एमसीक्यूज़ का जो मैंने सोचा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। अब इसी लेक्चर में हम साथ ही 20 चैप्टर को शुरू कर लेते हैं थ्योरी में, और कल के जो लेक्चर में आपको मिलेगी वो इसकी मिलेंगी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगी 21 की। अब 21 के बाद जो डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे चलें तो ये एटॉमिक फिज़िक्स आता है, 20 चैप्टर है एफएससी का। तो इसमें लिखा हुआ है साइज़ ऑफ एटम 1 आंगस्ट्रॉम होता है, यानी 10⁻⁻10 होता है, और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सिंबल होता है एटम का। ए एटॉमिक मास नंबर है और जेड चार्ज नंबर है। और जो रेडियस होता है ये बीएससी की बुक में लिखा हुआ है, रेडियस क्या होता है, R इज़ इक्वल टू 1/3 R0 A। अब ये जो रेडियस इधर दिया हुआ है हमें, इसमें करेक्शन कर ले, यहाँ पे जो 1/3 है ना ये A की पावर में आएगा, यानी यूँ हो जाएगा R इज़ इक्वल टू R0 A की पावर में आना है 1/3। A मास नंबर है, R0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 फर्मी मीटर है, फर्मी कहते हैं 10⁻⁻15 को। ठीक है, और ये R न्यूक्लियस का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देख रहे हैं, ये मैंने बता दिया कि इसमें जो करेक्शन करनी है वो A की पावर में आना है 1/3। ये 7 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसको निकाल दें, ये जो 1/3 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ख़त्म कर दें। इसको कहाँ पे लगाना है, पावर में लगाना है, A पावर 1/3, R इज़ इक्वल टू R0 A पावर 1/3 आएगी, और R0 कांस्टेंट है 1.1 फर्मी मीटर। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियन की बात की हुई है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। ठीक है, चार्ज नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एटम, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस। जो चार्ज नंबर होते हैं ना वो जस्ट किसको कहते हैं, एटम के अंदर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को कहते हैं, तो आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद देखें मास नंबर किससे कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये सिंपल सी बात है, मास नंबर किसके इक्वल होगा, चार्ज नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज
और जिसको लिखते हैं P प्लस प्रोटॉन है, P प्रोटॉन है, N न्यूट्रॉन्स नंबर है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ग्रेटर होते हैं और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। तो चूँकि दोनों का मैथ तकरीबन इक्वल होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो ये प्रोटॉन के लिए लिखी भी होती है, मैट्रिक में वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, 1836 गुना ज़्यादा बड़ा होता है प्रोटॉन। फिर इसमें आ जाएं, कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, ये आपको वैसे ही पता होनी चाहिए और आपको ये याद भी होंगी ऑलरेडी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। और ये अगर इसका एक AMU निकालें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है इसमें। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो डिस्कवर किसने किया प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। और क्वार्क्स इसमें आते हैं, प्रोटॉन में 2 अप 1 डाउन क्वार्क्स होते हैं। ये वही बात है क्वार्क्स वाली जो उधर लास्ट टॉपिक में चैप्टर 21 है, जो FSA का लास्ट चैप्टर है, उसमें ये अप डाउन का कंसेप्ट दिया हुआ है, जो कि इधर 20 में मेंशन भी किया हुआ है। तो इसमें प्रोटॉन में 2 अप एंड 1 डाउन होते हैं, ये पास पेपर में MCQ से भी आई हुई है। और इलेक्ट्रॉन में भी होते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में नहीं होते, न्यूट्रॉन में होते हैं 1 अप एंड 2 डाउन। यानी इसको रिवर्स कर दें, प्रोटॉन में 2 अप 1 डाउन है, तो अब इधर क्या हो जाएगा, 1 अप और इधर 2 डाउन हो जाएगा। तो प्रोटॉन का याद रख लें, न्यूट्रॉन में 1 2 को चेंज कर दें। ठीक हो गया, प्रोटॉन में 2 अप 1 डाउन। नेक्स्ट इसमें सिंबल इसका ये होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, और इनका चार्ज नंबर, मास नंबर, मैस इन AU, ये वैल्यूज बुक में दी हुई हैं आपकी FSA में, ये 21 चैप्टर में दी हुई हैं। एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो को यूँ लिखा हुआ है इनसे। और एनर्जी कितनी होती है इनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन की 0.5, न्यूट्रॉन की 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इनके एनर्जी भी साथ हमें मेंशन की हुई, इतना मास हो तो कितनी एनर्जी होगी। अच्छा, इसमें एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक हाइड्रॉन्स आ जाते हैं। ये जो प्रोटॉन्स हैं ये हाइड्रॉन्स में आते हैं। ठीक है, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स इसमें आ रहा है। और हमारी बुक में जो हाइड्रॉन्स का लिखा हुआ है वो ये है कि हाइड्रॉन्स आर पार्टिकल दैट एक्सपीरियंस दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। लाइक इनमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, मेसॉन्स हैं, ये सारे क्या हैं, हाइड्रॉन्स हैं। और ऐसे पार्टिकल जिनका मास ग्रेटर देन है प्रोटॉन के से, उनको बारियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और जिनका मास लेस देन है प्रोटॉन से, उनको मेसॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो फोटॉन्स, एलिमेंट्री पार्टिकल में फोटॉन्स आते हैं, लेप्टॉन्स आते हैं और हाइड्रॉन्स आते हैं, ये 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इधर फोटॉन्स लिखा हुआ है, पैकेट्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैकेट्स को कहते हैं। लेप्टॉन्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और मियोन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और मियोन्स इसमें आ जाएंगे। हाइड्रॉन्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन्स आ जाएंगे। और इसमें मेसॉन क्या है, पेयर ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स हैविंग मास लेस देन प्रोटॉन। मतलब मेसॉन वो पार्टिकल है जिनका मास प्रोटॉन से लेस होता है। और क्या होते हैं, ये एक पेयर क्वार्क और एंटी क्वार्क का मिले तो बनते हैं, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मिलकर एक मेसॉन बनाते हैं। बारियॉन्स क्या हैं, 3 क्वार्क्स हैं, 3 क्वार्क्स हैविंग मास ग्रेटर देन प्रोटॉन, जिनका मास प्रोटॉन से ग्रेटर होता है उनको हम बारियॉन्स कहते हैं। और एंड 3 क्वार्क्स मिलकर एक बारियॉन्स बनाते हैं। का ये FSC बुक में मेंशन है, ये लिखा हुआ 3 क्वार्क्स मिलकर एक प्रोटॉन बना रहे होते हैं।
फिर न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाएँ। न्यूक्लियर फोर्सेस इनसाइड न्यूक्लियस होती हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होती है जो कि क्या करती है, विच कीप बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर। न्यूक्लियर फोर्स की होती है, न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है, जोड़े रखती है। और इट नॉट ओबे इन्वर्स के लॉ। इन्वर्स के लॉ को ये ओबे नहीं करते, जैसे कूलम्स लॉ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के, ये इन स्केल लॉ को ओबे नहीं करती। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव विद इन न्यूक्लियस विद द रेंज। अगर इतनी रेंज में हो तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी न्यूक्लियर फोर्स। और इट इज़ रिपल्सिव आउटसाइड न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स ये अगर न्यूक्लियस से आउटसाइड हो जाए तो ये रिपल्सिव हो जाएगी, बिकॉज वो न्यूक्लियर फोर्स को ही हम न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है, न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाती। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ब्रेकिंग अप रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक कर जाता है और रेंज इसकी जो होती है वो 10⁻⁻17 मीटर है। और कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो Ke²/r है। न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो F=G m²r² है। m1 m2 होता है ना तो मैसेज सेम है तो m² आ जाएगा। तो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन इज़ 10⁻36 टाइम्स लेस देन रिपल्शन इन न्यूक्लियस। Fg/Fe=10⁻36 आता है हमारे पास। इन वैल्यूज़ को आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये बेसिकली जो 18 चैप्टर में इन्होंने ये दिया हुआ है, ये बेसिकली ये FSE बुक का 21 का पोर्शन है। ठीक है, तो आगे पीछे बस बातें हुई हैं। अब इसमें आ जाए न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे न्यूक्लियाई क्या करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं, डिफरेंट मास नंबर रखते हैं, तो उनको आइसोटॉप्स कहते हैं, जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी चार्ज नंबर होते हैं, चार्ज नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटॉप्स भी कहते हैं न्यूक्लियस को। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आइसोटॉप्स को हमने देख लिया। दे हैव द सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये दिए हुए हैं। और इनका हीलियम में आ जाएं, कार्बन में, ठीक है, इसी तरह आगे। फिर इसमें आ जाए रेडियस ऑफ पाथ बाय पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। रेडियस जो दिया था पॉजिटिव चार्ज आयंस का, वो ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो रेडियस निकाला ये EV चार्ज टू मास रेशो के ये फॉर्मूले से निकल रहा है। और इसका फार्मूला हमारे पास बनता है 2V/b²r²। और V वोल्टेज है, B मैग्नेटिक फील्ड, R रेडियस। और इसमें आप R की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये रेडियस आ जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल या आयंस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में मूव करता है तो इतने रेडियस से मूव कर रहा होता है। आइसोबार क्या है, सेम मैस एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका मैस नंबर सेम हो लेकिन क्या हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक मॉडल्स को देखने लगे हैं। डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, डी ब्रोगली, जे थॉमसन, इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। एटम क्या है, इज़ अ न्यूट्रल मटेरियल हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन, देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस इन एटम, डेंसिटी ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्म। सिंपल सी बातें। ठीक है, अब इसमें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है तो क्लियर हो जाएंगी, माइंड में बैठ जाएंगी आपके, पहले ही आती हैं सारी। अच्छा, ये रदरफोर्ड मॉडल क्या है, सेंट्रल पार्ट, जे थॉमसन हमने देख लिया। सेंट्रल, रदरफोर्ड ने कहा था सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अबाउट इट, मोस्ट ऑफ पार्ट एटम इज़ एम्प्टी, डेंसिटी ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्शंस क्या थी, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग कंटिन्यूसली इट विल इमिट एनर्जी, सो इट्स स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस बट लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन। अच्छा, ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, तो एटम न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो कहता था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसका लाइन स्पेक्ट्रम आता था। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने कहा और थॉमसन ने कहा। थॉमसन ने क्या कहा था, न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन मटेरियल हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एम्प्टी स्पेस होती है, डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म,
ठीक है, कुछ बातें मिल रही हैं। आगे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रदरफोर्ड को देख लिया मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल देखते हैं। बोहर ने कहा था रिमूव ऑब्जेक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी इसने रदरफोर्ड की ऑब्जेक्शन को रिमूव किया बोहर ने। और इस इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन फाइन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एट स्पेक्ट्रम क्वांटाइज मोमेंटा। एंड क्वांटाइज मोमेंटम क्या होता है फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली दैट ऑर्बिट is allowed for angular momentum is integral multiple of h over 2 pi। अगर इतना एंगुलर मोमेंटम हो, अगर h over 2 pi एंगुलर मोमेंटम हो तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, अदरवाइज़ वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देख लिया स्टेशन स्टेट्स आ जाती हैं एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन और इन एन अलाउड ऑर्बिट इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है जब तक वो रोटेट करता रहता है। और फ्रिक्वेंसी पास्टुलेट क्या है, फ्रिक्वेंसी पास्टुलेट में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट अंडरगोस अप और डाउन ट्रांजिशन बिटवीन टू अलाउड ऑर्बिट। मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है, एनर्जी स्टेट्स हायर से लोअर में आता है तो ये एनर्जी में चेंज आएगा। हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिटल एनर्जी, ईपी से लिखी हुई है, हायर को ईएन से लिखी है, माइनस करेंगे तो डेल्टा ई चेंज आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका देख लिया हमने। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोहर मॉडल। बोहर मॉडल से हमने रिज़ल्ट जो देखा, ये बोहर मॉडल के रिज़ल्ट हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस ये आता है फॉर्मूला आर एन इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के ई। ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। इसको शॉर्ट हम लिख सकते हैं एन स्केयर आर नॉट की ये कांस्टेंट फैक्टर है और इसमें वैल्यू अगर देखें आर नॉट आती है 0.053 नैनोमीटर, एन स्केयर आता है। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन इधर 1 होगा तो एन 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर। और इसमें आंगस्ट्रॉम आ रहा है, इसको आंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 0.53 आंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है। ऑर्बिट 1 हो तो ये आएगी 2 होगी, अगर 7 होगी तो R49 R1 और ये इतनी इसकी रेडियस की वैल्यू आ रही होगी। अच्छा, अब ऑर्बिटल एनर्जी देखते हैं। ऑर्बिटल एनर्जी का क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑर्बिटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करते तो काइनेटिक और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को सम कर लें, ऑर्बिटल एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई स्केयर ओवर 2 आर एन, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन। ठीक है, और इनको ऐड कर लें टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन। ठीक है, तो दोनों एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी में डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं आ रहा, तो ये ऐड किया तो हमारे पास ये एनर्जी आ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव आ रहा है। टोटल एनर्जी भी हमारे पास आ गई के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन, और इसको एच सी आर एच और एन स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं। आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, एन प्रिंसिपल ऑर्बिटल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यानी n1 तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा। तो इसमें एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की अगर बात करें तो nth ऑर्बिट में ये फॉर्मूला आता है, इसको शॉर्ट कर लिख सकते हैं ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, और ये कितनी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। n1 है तो 13.6, n2 है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 पे डिवाइड कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज याद भी रखनी है। और एनर्जी लेवल डायग्राम दी हुई है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम में ये एनर्जी का फार्मूला होता है अभी जो हम देख रहे हैं, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हायर ऑर्बिट में चलते जाएंगे लेस नेगेटिव आएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देख लें 7 ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में देखें -13.6 है
और लास्ट ऑर्बिट में देख लें 0.277 है, तो 7 ऑर्बिट में लेस नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पीड ये दी हुई है 2π/e²/nh। ये फॉर्मूला आपको याद हो, फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट 2.1910⁶ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स इन शेप ऑफ स्टैंडिंग वेव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो स्टैंडिंग वेव में मूव कर रहे होते हैं। और वेवलेंथ जो बनती है वो क्या है, 1/λ रैडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/p² + 1/n²। ठीक है, तो ये इसके आगे स्पेक्ट्रम नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, स्पेक्ट्रम से स्टार्ट लेंगे। कल मैं आपको एमसीक्यूज़ अपलोड करूँगा 21 की, और फिर उसके बाद फिर हम ये 20 जो चैप्टर हम पढ़ें इसको स्पेक्ट्रम से स्टार्ट लेंगे। और इसमें भी जो दिया हुआ है वो लेज़र तक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ बातें जो हैं वो आपने ख़ुद देख लिया करना है। ठीक है, कुछ बातें मैं एमसीक्यूज़ में जो नहीं होंगी वो इधर एमसीक्यूज़ में करवा दिया करूँगा। ठीक है, और इसी तरह हम फिर चलते जाएंगे। और दूसरा टेस्ट सिस्टम हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है, वो टेस्ट सिस्टम में भी टेस्ट में कुछ बातें हमें न्यू कंसेप्ट मिल जाया करेंगे। तो ये इस तरह से ये हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।